तो बुलेटिन में बात उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून से आपको बड़ी खबर फिलहाल बता दें कि अवैध मजार हटाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध काम नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे किसी भी हालत में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अवैध अतिक्रमण हो चाहे धर्मांतरण हो, दोनों पर ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आए हैं। अवैध काम करने वालों को सख्त हिदायत देते हुए नजर आए हैं। लापरवाही करने वालों पर भी नकेल कसेंगे सीएम धामी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण और साथ ही धर्मांतरण जो लोग करवाते हैं या फिर करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ अवैध मजार हटाने पर सीएम धामी ने सख्त होते हुए बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अवैध काम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बताया जहां पर सीएम धामी ने अवैध मजार पर बड़ा बयान दिया। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुमन जुड़े हुए। अंशुमन, लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में सीएम धामी ये कहते हुए नजर आ रहे कि अवैध अतिक्रमण हो चाहे वो बात करें धर्मांतरण की, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो लगातार कार्रवाई भी देखी जा रही है। अब एक और बयान सामने आया है धामी का ही। बिल्कुल निश्चित तौर पर अंजलि, देखिए क्योंकि वन विभाग की जमीनों पर कई ऐसे अवैध मजारे हैं या ईदगाह है या धार्मिक ऐसे स्थल बना दिए जाते हैं जो अवैध तरीके से होते हैं, जिसको लेकर कार्रवाई भी की गई है। देहरादून में 15 मजारों को हटाया गया है। अतिक्रमण के थ्रू उसको हटा दिया गया है कि वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कब्जा कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हानि पाठक जी मौजूद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का बयान आया है तो उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अवैध अतिक्रमण जो भी होंगे उसको हटाया जाएगा। उसके बाद धर्मांतरण को लेकर भी अगर कोई अपराध करता है तो उस कुकृत्य को लेकर भी उन्हें अपराधी माना जाएगा। देखिए ऐसा है, अभी इन्होंने विधेयक भी पारित किया। मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि और प्रदेशों के मुकाबले इन्होंने काफी कड़ा कानून यहाँ उत्तराखंड में करा है कि 50,000 का जुर्माना और 10 साल की कारावास की सजा इन्होंने यहाँ पर करी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो ये करा है कि अवैध मजार वगैरह जहाँ पर होगी, जहाँ अतिक्रमण होगा वहां पर अगर उसको हटाया जा रहा है तो अच्छा और सराहनीय कदम है कि अतिक्रमण किसी भी जगह का हो और किसी भी अवैध जगह पर हो तो अतिक्रमण से अवैध अतिक्रमण गलत है, हमारे उत्तराखंड के लिए भी गलत है और कहीं भी हो रहा है। अगर किसी भी दिशा में किसी भी जगह पर अगर अवैध अतिक्रमण है तो उसको निश्चित ही हटाना चाहिए और इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी जो भी कदम उठा रहे हैं इसके लिए वो सराहनीय है और प्रशंसनीय है। उनको ये कार्य जो कर रहे हैं उसके लिए मैं बधाई देती हूँ और पूरा उत्तराखंड गौरवान्वित है इस कदम से। ठीक है, धन्यवाद। तो अंजलि, क्योंकि अवैध जो मजारे हैं या उसके साथ ही अवैध तरीके से निर्माणाधीन जो भी वन विभाग की जमीनों पर जो भी चीज निर्माण हुई है उसको हटाने के कार्य को लेकर पहले भी आदेश दे दिए गए हैं और अब आने वाले समय में इस पर कार्रवाई की जाएगी। 15 मजारे जो देहरादून में स्थापित थी, 17 थी हालांकि, लेकिन उसमें 15 पर कार्रवाई की गई है। उसके साथ ही पौड़ी प्राधिकरण में भी एक ईदगाह पर जेसीबी चलाई गई है। तो इस तरीके की कार्रवाई अब चल रही है और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बयान भी दिया है कि अवैध तरीके से निर्माणाधीन या निर्माण हुआ कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल होगा तो उसे हटाया जाएगा अगर वन विभाग की जमीन पर है अवैध कब्जा है तो। देखिए अंशुमन, जब भी इस तरीके की कोई कार्रवाई देखने को मिलती है तो विरोधाभास भी देखने को मिलता है। तो अगर अभी तक की बात करें, जैसा आपने जानकारी दी कि 15 ऐसे मजार है जिनको ध्वस्त किया गया, तो क्या इस पर कोई विरोधाभास? बिल्कुल अंजलि, अभी तक ऐसा कोई विरोधाभास नहीं आया है सामने, किसी की बातें सामने नहीं आई हैं, क्योंकि पहले भी उनको नोटिस दिया गया था। उनसे कहा गया था कि अवैध तरीके से जो भी निर्माण हुए हैं, चाहे अवैध मजार हो, कोई भी धार्मिक ऐसा स्थल हो जो अवैध तरीके से कब्जा करके बनाई गई है या किसी के घर के सामने अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो उसको भी हटाया जाएगा। जिसको लेकर क्योंकि 17 मजारें चिन्हित की गई थी जिसमें 15 मजारों को हटाया गया है, 2 लीगल थी उनको छोड़ दिया गया है। तो लीगल जो है, जो अवैध कब्जा नहीं है उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो इलीगल तरीके से अवैध कब्जा करके अवैध तरीके से जो निर्माण करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो साफ तौर पर सीएम धामी ये निर्देश दे रहे हैं कि जो अवैध अतिक्रमण करते हैं वो सतर्क हो जाए। अंशुमन, आप हमारे साथ बने रहिए। हम फिलहाल अपने दर्शकों को एक और देहरादून से बड़ी खबर की ओर रुक रहा था, जहां पर उत्तराखंड में एक और आईपीएस को बड़ी जिम्मेदारी मिली। अपर सचिव गृह से विशेष सचिव बनाई गई है आईपीएस रिद्धिमा अग्रवाल। 2005 बैच की आईपीएस अधिकारी है रिद्धिमा अग्रवाल। आईपीएस अभिनव पहले बनाए गए थे विशेष प्रमुख सचिव। तो अब एक बड़ी जिम्मेदारी कही जा सकती है रिद्धिमा अग्रवाल को मिली है उत्तराखंड सरकार की ओर से। उत्तराखंड में एक और आईपीएस को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अपर सचिव गृह से विशेष सचिव बनाई गई आईपीएस रिद्धिमा अग्रवाल। 2005 बैच की आईपीएस अधिकारी है रिद्धिमा अग्रवाल। ऐसे में अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है इनको।
हालांकि बता दें कि आईपीएस अभिनव पहले बनाए गए थे विशेष सचिव, वही साथ ही अब रिद्धिम अग्रवाल को बनाया गया। तो एक बड़ी जिम्मेदारी देखना होगा कि किस तरीके से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करती हैं रिद्धिम अग्रवाल। हालांकि एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर इसे देखा जाए, 2005 बैच की आईपीएस अधिकारी है रिद्धिम अग्रवाल, तो एक बड़ी जिम्मेदारी विशेष सचिव के तौर पर इनको दी गई है। अपर सचिव गृह से विशेष सचिव बनाई गई है आईपीएस रिद्धिम अग्रवाल। तो उत्तराखंड में एक और आईपीएस को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देहरादून में यूके SSSC 8 भर्तियों पर जल्द लेगा कोई बड़ा फैसला। आगामी 2 से 3 दिनों में यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है आयोग के द्वारा। आयोग ने 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। भर्तियों के परीक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा रहा। कई भर्तियों के पेपर लीक के चलते लटकी हुई 8 भर्तियां समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी है, ऐसा सूत्र बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो आयोग को सौंप दी है। लगातार समिति से रिपोर्ट मांगी जा रही है। सूत्रों का मानना है कि समिति अब रिपोर्ट सौंप चुकी है। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुमन जुड़ चुके हैं। अंशुमन, आगामी 2 से 3 दिनों में एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है जो अटकी भर्तियां हैं उनको लेकर के, पूरी जानकारी चाहेंगे पहले तो आपसे। बिल्कुल, देखिए अंजलि, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कई ऐसी भर्तियां हैं जिस पर धांधलेबाजी के आरोप लगे, नकल कराने के आरोप लगे और जिसकी वजह से जो है कई भर्तियों पर विशेषज्ञ समिति जांच कर रही है और उसके साथ ही एसटीएफ भी जांच कर रही है। कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिस पर जांच पूरी हो चुकी थी, जिसकी विशेषज्ञ समिति अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो रिपोर्ट सौंप दी जा चुकी है। क्योंकि इससे पहले जब अध्यक्ष ने कहा था तो उन्होंने कहा था कि लास्ट बिल्कुल अंतिम चरण की जांच चल रही है और जांच होने के बाद जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके आधार पर ही हम कोई फैसला लेंगे। क्योंकि दरअसल एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें कार्मिक और न्याय विभाग की कुछ खबरें थी जिसके आधार पर यह कहा गया कि जो भर्तियां हैं जिनमें धांधली हुई है उन सभी भर्तियों को रद्द कर दिया जाएगा, जिससे युवाओं में एक संकट उत्पन्न हो गया कि आखिर अगर भर्तियां रद्द कर दी जाएंगी तो जिन्होंने फेयर तरीके से परीक्षा दी है वो आखिर क्या करेंगे। इसको लेकर बीजेपी के नेता रविंद्र गुरान ने जाकर मुलाकात भी की थी अध्यक्ष से और उसके बाद फिर अध्यक्ष ने कहा कि ये वायरल जो ऑडियो है वो बिल्कुल झूठा है और आने वाले 25 दिसंबर तक, हालांकि उन्होंने जो टेंटेटिव डेट दी है वो आने वाले 25 दिसंबर तक भर्तियों को लेकर सारी जो भर्तियां हैं उसको लेकर जो भी फैसले होंगे वो कर लिए जाएंगे। लेकिन इसमें VPDO की जो भर्ती थी जिसमें विशेषज्ञ समिति जांच कर रही थी वो जांच की रिपोर्ट बिल्कुल पूरी हो चुकी है और वो रिपोर्ट सौंपने के बाद ही इस पर फैसला आएगा कि आखिर वो क्या भर्तियां रद्द होंगी या उस भर्तियों की सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगी। उसका जब रिजल्ट कब आएगा जो है ये अभी थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा। लगभग 2 से 3 दिन का समय लगेगा, उसके आधार पर ही फैसला आएगा। लेकिन अंशुमन, देखा जाए तो ये जो अटकी हुई भर्तियां उनको लेकर के जो लोग है वो एक टकटकी बिठाए, क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है, इस पर ना तो कोई फैसला आ रहा और लगातार जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है बस। तो कहीं ना कहीं उनकी जो आशाएं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं वो इस फैसले से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर छात्रों की आशाएं जुड़ी हुई हैं और सरकार ने ये भी कहा है कि हम संवेदनशील है युवाओं के लिए। और उसके साथ ही देखिए यूके SSSC की अगर बात करें तो चाहे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की बात कर लीजिए और उसके साथ ही सचिवालय रक्षक भर्ती की बात कर लीजिए, VPDO की बात कर लीजिए, ये कई ऐसी भर्तियां हैं जिस पर जांच अभी चल रही है। कई जांच एसटीएफ कर रही है, कई विशेषज्ञ समिति जांच कर रही है। तो जिस जांच का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है उसके आधार पर उस भर्ती का पहले फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये अध्यक्ष ने कहा है, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 2023 से पहले ही हम इन सारी भर्तियों को लेकर फैसला ले लेंगे और युवाओं को निराश और हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल, कहा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार की ओर से नए साल पर जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनको एक उपहार मिलने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नैनीताल से अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर ले, जहां पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेश पर रोक लगाई गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेश पर रोक लगाई है। 1724 उद्योगों के एनओसी रद्द करने की जो बात थी उस पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से 20 दिसंबर तक अपना जवाब मांगा है। तो बड़ी खबर आपको नैनीताल से बता रहे, जहां पर नैनीताल में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेश पर रोक लगाई गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेश पर रोक लगाई है। 1724 उद्योग जिनके एनओसी को रद्द करने की बात कही जा रही थी, उन पर अब रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जहां 20 दिसंबर तक जवाब ही मांगा है, तो हाईकोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से 20 दिसंबर तक जवाब मांगा है और जो एनओसी थी उसको रद्द करने की जो बात थी उस पर रोक लगा दी गई है।
तो वही पीएम मोदी के साथ परीक्षा की चर्चा 2023 कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 30 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। लेखन प्रतियोगिता के जरिए 9वीं से लेकर के 12वीं के छात्रों का चयन होगा। हमारी संस्कृति हमारा गौरव जैसे तमाम विषयों पर रचनात्मक लेखन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के माध्यम से 2050 छात्रों का चयन किया जाएगा। चयनित छात्रों को परीक्षा पर चर्चा किट और साथ ही प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके तहत जो चयनित छात्र हैं उन पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ इस कार्यक्रम की जो रजिस्ट्रेशन है पीएम मोदी के साथ परीक्षा की चर्चा 2023 कार्यक्रम के रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अनोखे अंदाज के लिए हमेशा जाने जाते हैं। परीक्षा से पहले बच्चों के ऊपर प्रेशर ना हो इसको लेकर परीक्षा पर चर्चा भी करते हैं। 2023 में प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसको लेकर वंशीधर तिवारी जो शिक्षा महानिदेशक हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि 30 दिसंबर 2022 तक इसको लेकर फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है और उसके साथ ही रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता की जाएगी और उसके आधार पर जो छात्र छात्राएँ चयनित किए जाएंगे उनको प्रॉपर तरीके से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके लिए अलग अलग टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें रचनात्मक लेखन प्रक्रिया से उन सभी को सेलेक्ट किया जाएगा। कैमरामैन बिंदु तोड़ी के साथ मैं हिंदी खबर देहरादून। तो कालाडूंगी के राजकीय इंटर कॉलेज की आवासीय कॉलोनी में भूकंप के बाद बचाव का कार्य मॉक ड्रिल से किया जा रहा है। भूकंप आने के कई भवनों का क्षतिग्रस्त होने की जो खबर है वो भी सामने आ रही है, जिसमें 15 लोगों को रेस्क्यू कर मॉक ड्रिल किया गया। वही भूकंप की सूचना मिलते ही एसडीएम रेखा कोहली ने जिले के अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस आपदा प्रबंधन तुरंत मौके पर पहुंची और फिर राहत बचाव कार्य में जुट गई। तो वही मॉक ड्रिल को सच्ची घटना समझ इंटर कॉलेज के बच्चों के अभिभावक रोते हुए अस्पताल पहुंचने लगे, लेकिन जब उन्हें मॉक ड्रिल होने की बात बताई गई तो उन्होंने राहत की सांस ली। अब खबर गदरपुर से है, जहां जमीन की नाप जोख से बस्ती वासियों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों का यह कहना है कि 12 परिवारों को जिला अधिकारी ने पट्टे आवंटित किए थे और 40 वर्षों से इस जगह पर रह रहे हैं। अब प्रशासन की तरफ से पट्टे नाप जोख की जा रही है। तो वही पटवारी ज्योति का यह कहना है कि पट्टे वाली जगह पर वन विभाग की टीम दावा कर रही है कि ये जमीन वन विभाग की है। अंदर हम लोग जगह चाहिए, हम लोग क्या चाहिए हिलेगा नहीं। जो ये लोग जगह निकाल रहा है इधर से उधर से, हम लोग धक्का कहाँ खाने जाएगा बताओ, कहाँ जाएगा हम लोग। अभी हमारा यहाँ तो रोटी पानी भी बंद होगी जिस दिन से ये लोग कर रहे हैं। यहाँ भगाएगा वहाँ भगाएगा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उधर काम भी नहीं आए तो फिर हम तो बच्चा लेके वही जाके मर जाएगा। हमारा सब यही है। हमारे ग्राम सभा में इतना जगह बंद भूमि है तो हमें उधर कहीं दे दे, इधर बहुत जगह है वहीं दे दे, क्योंकि हमें वहाँ नहीं जाना। हमारा राशन कार्ड हो गया, बच्चे का पढ़ाई हो गया, सारे हमारा यहीं पे है, तो हम उधर नहीं जाना चाहते इसमें, क्योंकि हमें पहले हमारा ग्राम सभा के अंदर, हमारा ग्राम सभा के अंदर होगा तो हमारा ये सारे डॉक्यूमेंट है ये नहीं बदलना पड़ेगा। अगर हमारा राशन कार्ड है जो उसमें हमें जितने भी मिलते हैं अनाज हमें उसमें पूरा हो जाता है। अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमें राशन कार्ड भी नहीं मिलेगा, पीला राशन कार्ड मिलेगा और बहुत सारे ऐसे चीज़ है हमारा नहीं बन पाएगा। हम अगर उधर जाते हैं तो कम से कम हम 10 साल पीछे चले जाएंगे सर। तो अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां छात्र संघ चुनाव को लेकर के छात्र नेताओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्र नेता कहीं आंदोलन तो कहीं पर पुतला फूंक रहे हैं। इस कारण से प्रशासन को झुकना पड़ा और प्रशासन ने 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव की तारीख निर्धारित कर दी, जिससे कि अल्मोड़ा के छात्र नेताओं में खुशी का माहौल है। हालांकि अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्र नेता चुनाव की तैयारियों में भी जुट गए हैं। विश्वविद्यालय जो है ये अभी आज पहला चुनाव करा रहा है शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय का। तो 2 साल चुनाव नहीं हुए हैं तो बच्चों की ये राय थी कि इस बार चुनाव होना ही चाहिए, तो चुनाव करा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत शांति से और बहुत सौहार्द ढंग से संपन्न हो, ऐसी हमारी प्राथमिकता रह रही है। और आए दिन हम लोग सभी के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने इस चुनाव को आराम से निभा सकते हैं। और ये क्योंकि अधिष्ठाता छात्र कल्याण का पद मुझे पहली बार मिला है और पहली बार मैं आज ये चुनाव करा रही हूँ, तो मेरे उसमें उत्सुकता के साथ साथ थोड़ी सी भय भी है कि
इसका निर्वहन कैसे होगा, लेकिन सभी लोगों का सहयोग क्योंकि मुझे मिल रहा है और सब लोग अपनी अपनी सहभागिता उसमें निभा रहे हैं, तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि चुनाव बहुत आसानी से निपट जाए। समस्त छात्र समुदाय ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, उसके बाद में अभी ये चुनाव होने जा रहे हैं, तो विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह का माहौल है। सब लोग बहुत खुश है कि चुनाव हो रहे हैं। हम लोग भी चाहते थे कि बच्चों की समस्याओं को सुनने के लिए कोई उनका लीडर होना चाहिए जो उनके हकों के लिए लड़े। तो अभी बहुत अच्छा फैसला लिया है चुनाव कराने का, तो सभी लोग खुश हैं। हाँ जी सर। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? सर मेरा ये है कि अभी जो हमारे कैंपस में है, जो 2015 में मैं इस कैंपस में आई थी, तो तब से वही मुद्दे चल रहे हैं, टॉयलेट्स के, रोड्स के, तो यही सब कुछ। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय है, नया विश्वविद्यालय है, और हम जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण अनेकों ऐसी समस्याएं आई जिसके कारण शासन चुनाव भी बाधित रहे, लेकिन 2 साल के बाद अब शासन चुनाव होने जा रहे हैं, तो समस्त छात्र छात्राओं में एक खुशी की लहर है और हम पूरे जोर शोर से इस शासन चुनाव में प्रतिभाग करने जा रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी विजयी होगी, यह हमारी, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के रेसकोर्स क्षेत्र से हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 4 लाख कैश, लाखों की घड़ियां और साथ ही एक कार भी बरामद की है। और सिलेंडर को फिर बेल करता है, फिर लापता हो जाता है। तो दिल्ली पुलिस और आपकी यूपी पुलिस बहुत परेशान थी और बहुत साथी टारगेट इसने लगभग 1.5-2 साल पहले कर लिया था। तो वहीं देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य में फिर से खेल कोटा शुरू करने की भी घोषणा की। देखिए इस रिपोर्ट को। अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई शुरू। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। सीएम ने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को दी शुभकामना। राज्य में खेल कोटा फिर से शुरू करने का किया ऐलान। देहरादून में 11वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभागी टीमों के मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में शामिल विभिन्न टीमों के इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए खेल कोटा से संबंधित शासनादेश जल्द जारी करने का अनुरोध किया। डीजीपी ने कहा कि इससे खिलाड़ियों के लिए राज्य की सेवाओं में भर्ती की राह खुलेगी।
जिससे खिलाड़ियों का फायदा होगा और उनके अच्छे प्रदर्शन से राज्य का नाम भी रोशन हो सकेगा। देखिए, उत्तराखंड पुलिस में 2011 आखिरी भर्ती हुई थी जो खिलाड़ियों की। राज्य सरकार की जो नई खेल नीति आई है उसमें खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है। उसके जो डिटेल्ड शासनादेश निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसको हम भर्ती कर सकें। अन्यथा उत्तराखंड के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं वो दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं। कोई आर्मी जा रहा है, कोई रेलवे जा रहा है, तो जो बाहर से खेलेगा वो उसका क्रेडिट उत्तराखंड को नहीं मिलेगा। अगर उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन करता है और हमारा खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतता है तो वो उत्तराखंड के कोटे में जाएगा। उत्तराखंड में अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार हो रहा है। तीरंदाजी प्रतियोगिता में 19 राज्यों की पुलिस टीम सहित 26 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 14 से 19 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 316 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिनमें 196 पुरुष और 120 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।